Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we are going to read and recite the poem Fire and Ice. Fire and Ice poem is written by Robert Frost. Fire and Ice poem was first published in 1920 in Harper Magazine in December, and later it was published in Pulitzer Prize winning book in 1923. Students, this poem consists of 9 sentences and a single stanza, and last 4 lines are written in iambic tetrameter. Students, ये पोएम हमें यह बताती है कि संसार दो तरह से नष्ट हो सकता है. One is in the form of fire and second is in the form of ice. Fire symbolizes desire. यहाँ पर कवि ने 2 तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, फायर एंड डिज़ायर. फायर बताता है हमारी डिज़ायर्स को, जो कि कवि कहता है कि डिज़ायर से भी यह संसार नष्ट हो सकता है, और ये आइस यानी हेट्रेड से भी यह संसार नष्ट हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं ये पोएम फायर एंड आइस. स्टूडेंट्स, पोएम्स आर फॉर प्लेजर. इसलिए हमको पोएम को अच्छे से पढ़ना चाहिए, लाउड रीडिंग करना चाहिए, और जितनी बार हम इसको रीड करते हैं उतने ही हमें आनंद आता है. तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं इस पोएम को रिसाइट करती हूँ और आप भी अपनी बुक में देखकर इसको साथ साथ लाउड रीडिंग करिए. फायर एंड आइस. स्टूडेंट्स, ये पोएम है, ये 9 लाइन्स में है और एक सिंगल स्टेंजा है. तो हम सबसे पहले, और इसमें जो 9 लाइंस बताई गई हैं, ये कवि ये बताती हैं कि हेल की जो 9 रिंग्स हैं, नर्क के 4 जो 9 चक्र हैं, उसको ये बताती हैं. और इसमें पोएट ये बताता है कि संसार 2 तरह से नष्ट होता है, हो सकता है एक फायर के रूप में और दूसरा आइस के रूप में. फायर सिंबलाइजेज आर डिज़ायर्स. हमारी अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो संसार को नष्ट कर सकती हैं, या हेट्रेड को पोएट ने नाम दिया है आइस. स्टूडेंट्स, तो चलिए वी रिसाइट दिस पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that the destruction's eyes is also great and would suffice. Students, I recite for one more time. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ स्क्रीन पर ये पिक्चर दिख रहा है, ये फायर है और ये आइस है. फायर बताता है हमारी डिज़ायर्स को, और आइस सिंबलाइजेज हेट्रेड, घृणा को. स्टूडेंट, जब हम किसी भी पोएम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसको समझने के लिए उसकी राइम स्कीम को समझ लेते हैं. सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ABAA. लाइक सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. फायर को हम देंगे A. आइस, ये लास्ट वर्ड आइस है, फायर और आइस में अंतर है, इसे हम देंगे B. थर्ड जो लाइन है डिज़ायर, फायर और डिज़ायर एक जैसा है, तो इसे हम फिर से देंगे A. एंड देन कम्स फायर अगेन. तो फायर, डिज़ायर, फायर, ये तीनों एक जैसे हैं, तो इन्हें हमने दिया A और आइस को कहा B. तो इस तरह से हमारी ये राइम स्कीम हुई ABAA. लास्ट 5 लाइन्स की हम फिर से देखते हैं. लास्ट 5 लाइन्स में है ट्वाइस. ट्वाइस को हम देते हैं लेटर B. हेट C. आइस, ट्वाइस आइस, तो हम इसे फिर से देंगे B.
great, hate, great, यानी C, suffice, again B, twice, eyes, suffice, इन तीनों को हमने B कहा, hate and great C. तो स्टूडेंट इस तरह से द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज A B A A, B C B C B. स्टूडेंट्स इसमें एक पोइटिक डिवाइस एलिट्रेशन का भी यूज़ किया गया है. एलिट्रेशन जहाँ पर किसी भी लाइन में दो कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं, तो इस तरह से हम देखें लाइक फेवर फायर, ये कॉन्सोनेंट लगातार ये एक साथ एक लाइन में दो बार आ रहे हैं, तो ये कहलाता है एलिट्रेशन. स्टूडेंट्स एक और एंजम्बन डिवाइस को यूज़ किया गया है और इसमें इट इज़ डिफाइंड एज द थॉट ऑफ क्लॉज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक. ये चूँकि हम ये जानते हैं कि पूरी पोएम 9 लाइन्स में लिखी गई है, लेकिन कोई भी एक सेंटेंस जहाँ पर लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है और ये दूसरी लाइन में चला जाता है. जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो इस सेंटेंस इस लाइन में यहाँ पर ये सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ, ये ख़त्म होता है दूसरी लाइन में. इसी तरह से एक और है फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. यानी ये जो पहली लाइन थी यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म ना होकर दूसरे सेंटेंस में ख़त्म हुआ, तो ये कहलाता है एंजम्बमेंट. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसकी कुछ पोइटिक डिवाइसेस को देखा. अब हम पढ़ते हैं इस पोएम को स्टेंजा वाइज. स्टूडेंट्स, आई रीड द फर्स्ट part of this poem, first 4 lines of this poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Students, इसमें पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट संसार को नष्ट होने के दो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं और वो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं फायर एंड आइस. The poet first of all supports those who favor the fire because of what he has tasted of desire. कवि सबसे पहले संसार को नष्ट होने की पॉसिबिलिटी फायर से बताता है क्योंकि उसने डिज़ायर का स्वाद चखा है, उसने डिज़ायर्स को अनुभव किया है. तो कवि कहता है कि मैं उनके साथ हूँ जो ये कहते हैं कि ये संसार डिज़ायर्स के कारण नष्ट हो सकता है, डिज़ायर्स के कारण नष्ट हो सकता है. और डिज़ायर को वो एक वर्ड देता है फायर. स्टूडेंट, व्हेन वी वांट टू लर्न अबाउट डिज़ायर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन. हम किसी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा चाहते हैं या पाने की इच्छा करते हैं तो उसे डिज़ायर कहा जाता है. इन द फर्स्ट स्टेंजा, the poem expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire. One group is of the opinion that someday the Earth's core will get so heated up that it would lead to fire, destroying the Earth's surface. On the other hand, the second group says that if the temperature goes down to an extent that makes life on Earth impossible, it would have the same catastrophic effect. The poet then compares fire and ice with the destructive features of human emotions, desire and hatred. He says that from what he is aware about fiery desires, he would favor the ones who say that it would be fire. By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them, and the consequence of unmonitored longing is chaos. इस फर्स्ट 4 लाइन्स में पोएट एक्सप्रेस करता है अपने आइडिया को, वो पुश करता है कि ये संसार दो तरह से नष्ट हो सकता है, आइदर बाय आइस और फायर, या तो बर्फ से या आग से. The one group is of the opinion that someday the Earth's core will get so heated up that it would lead to fire, destroying the Earth's surface. एक समूह है वो ये कहता है कि एक दिन पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि वो उसकी आग से ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, और ये जो आग है, फायर है, ये डिज़ायर है. On the other hand, the second group says that the temperature goes down to an extent that makes life
ऑन अर्थ इम्पॉसिबल। और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि पृथ्वी एक दिन इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पर जीवन असंभव हो जाएगा और इसका भी वही विनाशकारी असर होगा। द पोएट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस विद डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। इसके बाद कवि आग और बर्फ की तुलना मनुष्य की जो भावना होती है, डिज़ायर और हेट्रेड यानी इच्छा और घृणा की, वो ये कहता है कि इन दोनों से भी दोनों से संसार नष्ट हो सकता है। हालांकि वो उस समूह का फेवर करता है जो कहते हैं कि ये संसार फायर से नष्ट होगा, यानी हमारी डिज़ायर से नष्ट होगा। स्टूडेंट, पोएम की जो लास्ट लाइन्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। बट इफ हैड टू पैरिश ट्वाइस, यदि संसार को 2 बार नष्ट होना होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और पोएट कहता है कि यदि संसार को 2 बार नष्ट होना होगा तो मैं सोचता हूँ कि घृणा भी पर्याप्त है और संसार को नष्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, इसमें 2 वर्ड्स आए हैं, पैरिश मीन्स डाई, मरना, खत्म होना, संसार का खत्म होना। सफाइस मीन्स सफिशिएंट। Students, coming to the last 5 lines, explanation for these lines are, then by not waiving of the first opinion of fire, he considers if the world has to expire twice. पहली संभावना जो आग की है उसको वो अभी खत्म नहीं करता है और वो कहता है अगर संसार 2 बार खत्म होता है, आइस वुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट, तो आग भी बराबर की साझेदार होगी। He brings about a contrast between ice and hatred. अब वो इनके दोनों के बीच में तुलना करता है, आइस और हेट्रेड के दोनों के बीच में वो तुलना करता है आइस और हेट्रेड, क्योंकि हेट्रेड ही इसमें आइस है। The human capability of insensitivity and hatred has the potential for inner destruction. यदि हम किसी के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं या घृणा करते हैं तो वो उसी प्रकार से है जैसे बर्फ का जमना। दो स्लो एंड स्टेडी, हालांकि ये बहुत धीमा होता है और लेकिन लगातार चलने वाला क्रम होता है। इट हैज़ द सेम इफेक्ट दैट डिज़ायर हैज़ ऑन अस, और इसका वही असर होता है जो डिज़ायर का होता है। सो इफ़ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और यदि हमको ऑप्शन दिया जाए फायर और आइस का, तो जो आइस है, घृणा है, वो भी उतने ही अच्छे तरीके से संसार को नष्ट कर सकती है जैसे कि फायर। सो कमिंग टू द क्वेश्चंस फ्रॉम पोएम फायर एंड आइस। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? इस पोएम में बहुत सारे तरीके या विचार बताए गए हैं जिससे संसार नष्ट हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा किसी दिन होगा? आपने क्या कभी सोचा है कि क्या होगा यदि सूरज बहुत गर्म होके फट जाए या ठंडा होता जाए? And the answer is, unfortunately, the world is going to end one day and there is nothing we can do about. दुर्भाग्य से संसार को तो एक दिन नष्ट होना ही है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। There are many ideas as to how it will end, but one can't say surely. बहुत सारे तरीके हैं संसार के नष्ट होने के, लेकिन हम किसी एक के बारे में निश्चिंत नहीं है। The reason that life exists only on earth is that the circumstances and temperature is apt to make it possible. If the sun gets so hot one day that it is at the verge of bursting, it would lead to rapid destruction as there would be fire everywhere. यदि एक दिन सूरज इतना गर्म होता है कि वो फट जाएगा तो बड़ी तेजी से ये संसार नष्ट होगा। Conversely, if it grows colder and colder, it will be ice everywhere on earth and life in any form would not be able to sustain at such low temperature.
और यदि सूरज का तापमान कम होता है तो पृथ्वी ठंडी होती जाती है, तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, जब हमने इस पोएम को पढ़ा तो कुछ हमारे दिमाग में आइडियाज़ आए हैं। तो अब हमको ये बताना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस, आप इन दोनों को कैसे अलग कर सकते हैं। कुछ हमारी डिज़ायर्स हैं और कुछ ऐसी डिज़ायर्स हैं उनको डिज़ायर्स हैं और हेट्रेड है, उनको आप किस प्रकार से अलग करेंगे। तो ये हमारे सामने है ग्रीड, avarice, cruelty, lust, conflict, fury, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference, and hatred. So, according to Frost, fire stands for greed. फायर की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है ग्रीड यानी लालसा, कन्फ्लिक्ट यानी विवाद, फ्यूरी, cruelty, lust and avarice, whereas I stands for insensitivity, असंवेदनशील होना, coldness, intolerance, indifference, rigidity and hatred. तो स्टूडेंट, आप अपनी कॉपी में बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक साइड में लेफ्ट साइड में लिखेंगे फायर और राइट हैंड साइड पे लिखेंगे आइस, और इन फीलिंग्स को आप उसमें लिखकर रखेंगे और बार बार इनको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? स्टूडेंट, हमने इस लेसन के शुरू में जाना था कि इसकी राइम स्कीम के बारे में जाना था। अब इसमें पूछा गया है कि इसकी राइम स्कीम क्या है और ये किस प्रकार से पोएम के अंदर जो दो आइडियाज़ दिए गए हैं उनको कैसे बताती है। तो स्टूडेंट्स, आप फटाफट बता सकते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABA, ABC, BCB, and the poet has used the rhyming beautifully to bring out contrasting ideas in the poem. He has used the ideas of two groups who believed that the world would come to a catastrophic end either as a result of fire or ice. कवि ने इस राइम स्कीम का उपयोग इस प्रकार से किया है जिससे वो दो आइडियाज़ की तुलना करता है। एक ग्रुप कहता है कि ये संसार फायर यानी डिज़ायर से नष्ट होगा, जिससे कवि भी सहमत है, और दूसरा ग्रुप कहता है कि ये आइस यानी हेट्रेड से नष्ट होगा। Simultaneously, he portrays these two essential components as feature of destructive human emotions. ये फायर और आइस को कवि मनुष्य की दो भावनाओं से भी जोड़ता है, फायर यानी डिज़ायर और आइस यानी हेट्रेड। Desire and hatred, just like fiery desires and icy hatred can cause damage to an individual in an irreparable manner, fire and ice can let the world at the verge of chaos and thus एपोकैलिप्स। जिस प्रकार से फायर और आइस संसार को नष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर डिज़ायर और हेट्रेड है, वो भी मनुष्य को नष्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम पसंद आई होगी और ये काफ़ी सिंपल वर्ड्स में लिखी गई पोएम है, जो कि एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत छोटी 9 पंक्तियों में 9 लाइन्स एंड इन अ सिंगल सेंटेंस 9 लाइन्स में इन्होंने पोएम लिखी है और ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप बार बार इसको पढ़िए और अपनी नोटबुक में इस पोएम को लिखकर और इसके बारे में अगर आप कोई स्केच बना सकते हैं तो आप उस स्केच। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने फर्स्ट लेसन में हमारा परिचय हुआ अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट से और उनकी हमने 2 पोएम पढ़ी और आपको निश्चित रूप से इन पोएम्स में आनंद आया होगा। आप इन पोएम को बार बार पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।